सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अर्थात कहा जाता है कि माता पिता के जो धर्म आचरण होते हैं, धर्म आधारित, उसका संतति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, उसको बहुत लाभकारी होता है। और आज हम जिस शख्सियत से मिलाएंगे उसके बारे में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ये दोनों बातें जैसे लगती है कि आज एक ही जगह पे इन्हीं के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में, मात्र 23 वर्ष की उम्र में, उन्होंने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रशासनिक क्षेत्र में धूम मचा रखी है। वैसे तो पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि इसमें अनुभव बहुत काम आता है, लेकिन सोचो आप 23 उम्र में कितना अनुभव होगा। लेकिन हाँ, विरासत जरूर उनकी समृद्ध थी। हमने सार्थक संवाद के बहुत पहले एक एपिसोड में आपको दिखाया था कि सुरेश मेहरोत्रा जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, जिन्होंने whisper.co.com के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। 1 करोड़ से ज़्यादा भी जिनके हिट है। लेकिन उम्र के वो जिस पड़ाव पे हैं, सबको अपनी विरासत सही हाथों में सहेजने की चिंता होती है। लेकिन अब वो निश्चिंत है इस मामले में, क्योंकि वो कहते हैं ना, कटोरा के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो बिटिया और तेज प्रखर बुद्धि से मात्र 23 उम्र की अवस्था में ही उसने जो पत्रकारिता शुरू की, उसमें देश के 200-300 अधिकारियों से उसके तार जुड़ चुके हैं। उनसे बात होती, उनकी कहानियाँ, प्रशासनिक कहानियाँ आज सोशल मीडिया पर जो चलती हैं, उनके whisper.com पे पूरी दुनिया देखती है और बहुत तेज़ी से वो कदम बढ़ा रही हैं। तो आज हम खुशी मेहरोत्रा जी से मिलेंगे और आपको परिचय कराएंगे कि कैसे यदि किसी युवा में कुछ ठान ले कुछ करने की, तो आप प्रेरणा ले सकते हैं इस उम्र की इस छोटी सी बिटिया से, जो बहुत अनुभवों को इमाद दे रही है। खुशी जी, आपका सार्थक संवाद में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आपने पढ़ाई की, क्या पत्रकारिता की भी पढ़ाई की? तो मैं जब बहुत छोटी थी तो पहले मैंने कार्मल कॉन्वेंट में अपनी पढ़ाई करी थी। फिर 4th के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल है DPS, वहाँ मैंने अपनी 12th तक एजुकेशन कंप्लीट करी। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं मुंबई गई थी एंड वहाँ पे मैंने फाइनेंस में ऑनर्स किया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, और मैंने कहाँ से किया? सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, महाराष्ट्र में, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो वहाँ से मैंने अपनी डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, और फिर कुछ थोड़ी इंटर्नशिप्स करी मीडिया में, एंड फिर मैं वापस अपने भोपाल आ गई और अब विस्पर सिंधी कॉरिडोर्स में जैसे मैं काम कर रही हूँ। आपको क्यों इस तरफ प्रभावित हुई इस पत्रकारिता के क्षेत्र में? आजकल तो युवा महानगरों में बड़े उसमें जाते हैं और उनका ग्लैमर की दुनिया और वो सब, लेकिन आप कैसे, ये शुरू से ये रुझान था कि बीच में परिवर्तन हुआ और इधर आपका रुझान हुआ? पहले से भी था ही, क्योंकि मैंने बचपन से अपने दादाजी को देखा है। वो एक इंस्पिरेशन है इन जर्नलिज्म की फील्ड में, मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए है। और मैंने बचपन से देखा था उनको, यहाँ पे वो यहीं पे करते थे काम ऑफिस में, और रोज़ आना जाना लगा रहता था। ऑफिसर्स आते थे, कभी मिनिस्टर्स आते थे, तो एक वो भी एक था। और दूसरा, जब खुद भी मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही अलग फील्ड है। आप रोज़ कुछ नया सीखते हो इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आप नई लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें सीखते हो। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखने को रोज़ मिलता है। मतलब इसमें कुछ अलग करने का भी है। हाँ, कुछ परिवर्तन भी। किस तरह के परिवर्तन की सोच के, आप क्या सोच के काम कर रही हैं, क्या आपको करना है इसमें? वैसे तो विस्पर सिंधी कॉरिडोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट मैं चाहती हूँ कि अब इसको और नई ऊंचाइयों पे मैं लेके जाऊँ। अभी भी जब मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग जानते हैं और इतने सारे लोग इतनी इज्जत करते हैं विस्पर सिंधी कॉरिडोर्स की, तो एक वही है कि इसी को मेंटेन करें, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, और इसको और नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊँ।
आप देश भर के अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं, तो आपको कभी ये अंतर महसूस हुआ कैडर वाइज या राज्य वाइज अधिकारियों के स्वभाव में, बिहेवियर, कुछ बात करने में पत्रकारों से, ये कि सूचना देने में कुछ आपको अंतर महसूस हुआ क्या? है, डिफरेंस है। हर जगह की ब्यूरोक्रेसी अलग तरीके से थोड़ा सा काम करती है। अब वो क्या होता है रीज़न ये तो नहीं पता, बट जैसे मुझे लगता है महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में, मैंने जब भी वहाँ पे ऑफिसर से बात करी, बहुत एक्टिव है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी। 1 मिनट में कोई भी फ़ोन उठा लेता है, आपसे बात करता है। एंड इवन साउथ में भी मैंने बात करी है, तो महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में घुसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सबके कॉल अगर आप करेंगे तो उनके पीए है, पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, और उनके थ्रू जाना आईएएस तक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यूपी जो है वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। क्या कहीं कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में रहते अधिकारी, ऐसा भी अनुभव में आया कुछ ऐसा? रहता है। हाँ, और कभी कभी बोल भी देते हैं, कुछ नहीं दे सकते, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं बुरा मान जाएंगे, हमें अलाउड नहीं है, बोल भी देते हैं। ठीक है, मैं उनको फोर्स नहीं करती, जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना है वो उनकी मर्जी है। मेरा बहुत ही सिंपल है, मैं उनके अच्छे काम जो हैं वो कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं, मैं वो लेकर आना चाहती हूँ बाहर। अब उनके ऊपर अगर कुछ है या नहीं दे सकते तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब एक हद से ज़्यादा उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। आपके दादाजी के समय तो उस समय एक अलग माहौल था कि आप द रिकॉर्ड ब्रीफिंग हो जाती थी, कुछ बता देते थे, सूत्र दे देते। लेकिन आज का दौर है, थोड़ा सा कहीं टेप कर लेते पत्रकार, बटन में ले जाते कैमरा, मोबाइल में, तो कुछ मैंने अनुभव किया कि कतराते हैं अधिकारी खुलकर बात करने में। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि अंतर आया है अब, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ये आप द रिकॉर्ड रखना, इसको मैं नहीं बता सकता, ऐसा हुआ? होता है वो कि आजकल ऑफिसर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो जर्नलिस्ट पे भरोसा करने से थोड़ा सा डरते हैं। पर विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स जो नाम है उस पर आज भी इतने लोग भरोसा करते हैं और आँख बंद करके भरोसा करते हैं। एक वो है, और दूसरा जो उन लोगों को भरोसा बनाने में भी टाइम लगता है। जो मेरे आपको तो बना विरासत मिली भरोसे की सबसे। हाँ, लेकिन उनको पर्सनली मुझ पे भरोसा करे, अभी जो है वो लोग मेरे दादाजी पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी उस भरोसे को बनाने के लिए, और भरोसा मेंटेन भी करना पड़ता है। तो अब धीरे धीरे मैं भी वही कर रही हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग मुझ पे भी उतना ही भरोसा करेंगे। अच्छा, ये जो आप न्यूज़ जो डालती हैं, करती हैं, पहली आपकी कौन सी खबर थी जो बड़ा इम्पैक्ट दिया और जिसके बाद आपका और उत्साह बढ़ा और आप इस मेहनत से काम कर रही हैं? तो मैंने कोटा के जो कलेक्टर हैं, अच्छा, थे, मतलब अब तो उनका ट्रांसफर हो गया, तो मैंने उनका पीस किया था। उनका ड्रीम था कि कोटा में जो सुसाइड रेट है वो कम करें, और उसके लिए उन्होंने वो जो कोचिंग वाले विद्यार्थी सुसाइड कर, हाँ, उसी के, तो उनसे मैंने बात करी थी, और उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ था, कामयाब कोटा, और उससे फ़र्क भी पड़ रहा था। तो वो इनिशिएटिव लोगों को बहुत पसंद आया। और क्या किया था, थोड़ा सा बताएं? तो उन्होंने मोटिवेट करते थे, वो खुद भी जाते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे, बैठ जाते थे उन लोगों के साथ जाके कोचिंग्स में। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव था वो भी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव मैंने करे हैं, और सब अलग हैं, सब बहुत यूनिक हैं। अब एक वाशिम में है, वो वाशिम में थी, वो उन्होंने चिया सीड्स के लिए किया था। तो आप मानेंगे नहीं, उनके उस इनिशिएटिव से फार्मर्स ने 6 करोड़ रुपए कमाए। बहुत बड़ी रकम होती है 6 करोड़। इस तरीके से उन्होंने देखा कि यहाँ की जो सॉइल है वो चिया सीड के लिए बहुत अच्छी सॉइल है, तो उसके लिए उन्होंने प्रमोट किया अपने फार्मर्स को कि आप यहाँ पे चिया सीड्स उगाइए। और वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था उनका, मैंने कवर भी किया है उसको। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल हैं। अभी हैदराबाद का भी एक किया था, तो क्या था उसमें सीनियर साथी करके है जो वहाँ पे अभी कलेक्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है। उसमें वो देखती हैं कि सीनियर्स जो होते हैं अकेले हो जाते हैं, बुढ़ापे में कोई बच्चे बाहर चले जाते हैं, और आजकल अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनको पता होना चाहिए कि कैसे हर चीज़ हो रही है। आजकल हर चीज़ फ़ोन पे होने लगी है। तो उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो जाके थोड़ा समय
जो ओल्ड लोग हैं उन लोगों के साथ बिताएं, और उसमें वो लोग टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं, जो ओल्ड लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव बनाया उन्होंने, उनको सोच के ध्यान में रख के। तो बहुत सारे हैं ऐसे। और एक दो और बताएं, आपके बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा। एक रोहतक का भी मैंने किया था। वो अच्छा। इतना अच्छा इनिशिएटिव है, पढ़े रोहतक लिखे रोहतक करके उन्होंने स्टार्ट किया है। एंड उस इनिशिएटिव को आज पूरे हरियाणा में वो इनिशिएटिव जो है लागू हो रहा है। अच्छा। उनका 0 पीरियड करके है। उसमें क्या करते हैं वो? तो उसमें क्या करते हैं वो, जैसे बच्चों की जो वीकनेस होती है उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम है। हमारी मैथ साइंस की क्लास हो रही है, बट जो वीकनेस होती है वो उसके लिए कोई पीरियड नहीं होता है। तो वो जो 0 पीरियड है उसमें वो रेमेडियल क्लासेस जो होती है वो लेते हैं। तो वो पूरा इतना अच्छा पसंद आया वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को भी उनको, कि वो पूरे हरियाणा में लागू हो गया उनका ये 0 पीरियड। तो ऐसे और भी हैं। एक इतना वो था जिससे बहुत ऑफिसर्स वो हुए थे। एक महाराष्ट्र में क्रिमेशन फैसिलिटीज़ पे कोई काम करे ऑफिसर, बहुत सुनने में लगता नहीं है लोग एजुकेशन हेल्थ उस पे करते हैं। तो उन्होंने क्रिमेशन फैसिलिटीज़ को कैसे अच्छा कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, उस पे काम कर रहे थे। तो इतनी अलग अलग चीज़ें जानने को मिलती हैं। और एक ओडिशा में कंप्यूटर एजुकेशन जो होती है, हाँ। उन्होंने जाके देखा अपने स्कूल्स में कि कंप्यूटर एजुकेशन नहीं आती है, और आजकल के ज़माने को देख के सबको आनी चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन। तो उन्होंने उसके लिए पूरा करिकुलम बनाया कि कैसे हमें इसे करना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। और अब कंप्यूटर एजुकेशन को वो वहाँ पे कर रहे हैं लागू, है बट ऑलरेडी है, बट उस पर काम कर रहे हैं कि और जो यंग बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको आनी चाहिए ये सब चीज़ें। और पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, असम में एक ऑफिसर हैं। अच्छा। पर्ल फार्मिंग, तो इतना नई नई चीज़ें मुझे खुद भी पता नहीं था जो मुझे जानने को मिलती हैं कि हम वहाँ पे पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट को हम चाहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी पर्ल फार्मिंग बने। और अगर आप भोपाल की बात करें तो मैंने भोपाल के कलेक्टर से भी बात करी थी उनका ड्रीम लेने के लिए। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि स्लम फ्री कैपिटल ऑफ इंडिया बनाए इसे। अच्छा। मतलब अभी तो वो प्लानिंग स्टेजेस में है, बट होपफुली हो सकता है कि आने वाले सालों में, कुछ सालों में हम स्लम फ्री कैपिटल बन जाए कंट्री की। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यही जो यूनिक इनिशिएटिव्स हैं उसी को मैं कवर कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। उनको एक माध्यम मिल जाए, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इसको देखते हैं। तो उन लोग जब वो अपनी यंग ऑफिसर्स को भी देखते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, और सेंटर पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट होता है जब हमें जैसा पता चला है। आपके दादाजी किस बैच के अधिकारियों से जुड़े थे और आप किस बैच के अधिकारी से अधिकतम, मतलब क्या है आप? 1952 बैच के जो आईएएस थे उनसे मेरे दादाजी ने, उनने मुझे एक बार बताया था कि उनकी दोस्ती उस बैच से स्टार्ट हुई थी। और 1954 जो है उससे उनकी आईपीएस की दोस्ती स्टार्ट हुई थी। अच्छा। और आपने पूछा मेरे, तो मैं 2010 बैच के जो बाद ऑफिसर्स हैं 2010 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो रही है। क्योंकि वो लोग अभी कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, और उन लोगों से मेरा एक अच्छा आईपीएस में भी अब आप जाने लगे? आईपीएस में भी जाने लगे। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी अभी रिसेंटली स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग मैंने आईएएस से करी थी, फिर आईपीएस, और अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है कि आप हमारी भी सर्विसेज को कंप्लीट करिए या कवर करिए। तो उसलिए और भी सर्विसेज में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। खुशी मेहरोत्रा का ड्रीम क्या है? मेरा कंपनी के लिए तो ड्रीम यही है कि मैं इसे और नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। अभी इतने लोग जानते हैं, जब मैं देखती हूँ इसका इम्पैक्ट, रशिया की जो एम्बेसी है उन्होंने, वो किसी को फॉलो नहीं करती मीडिया को। अच्छा। जो रशियन एम्बेसी इंडिया की है वहाँ पे, वो सिर्फ हमें फॉलो करती है। और जब केन्या की चीफ जस्टिस आई तो उन्होंने सिर्फ हमें ट्विटर पे टैग किया, और कोई मीडिया को उन्होंने टैग नहीं किया। तो इतना आप देखिए, बाहर भी जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए हमें देखा जा रहा है। और जब इतनी अच्छी मुझे विरासत मिली है तो इसे आगे चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। पर मेरे दादाजी बोलते हैं हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तो हम अपने आप पे
अपनी लगन से, अपने उनके 3 वर्ड्स है जो आई थिंक सबने सुने, जुनून, मेहनत और मतलब बिल्कुल सिंसियर होके अपना काम करना है। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, अपना जो है अपनी मेहनत करो, जितना भगवान को देना होगा उतना वो दे देगा। तो वही है, उन्होंने जो सिखाया है उसी के बेसिस पे अब काम कर रहे हैं आगे। पापा ने एक काम और सिखाया कि नहीं, दादाजी ने? दादाजी पता है आपको, पत्रकारों की एक संस्था है हेल्थ केयर सोसाइटी, उसको 65 लाख रुपए दान कर चुके हैं। मैं ये समझना भी चाह रहा था कि जब वो दान देते हैं, हर साल 5 लाख रुपए का चेक देते हैं, तो घर में क्या प्रतिक्रिया होती है? आप लोग क्या कहते पापा से, मम्मी बहन आपकी, आप लोग क्या कहते? बहुत सालों से दे रहे, अभी तो उन्होंने तो ऐसा कुछ है नहीं, हमने कभी उनके डिसीजंस में, उनका डिसीजन हमेशा घर में सबसे ऊपर ही रहा है। उनने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो कोई उसको क्रॉस नहीं करता है वैसे भी, तो ऐसा कुछ है नहीं। और उनका नेचर है ही, उनका नेचर बहुत पहले से, आज से नहीं है कि वो उनको जहाँ भी किसी को भी अगर उनको लगता है कि मदद की ज़रूरत है या मुझे कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ तो वो ज़रूर करते हैं। और मुझे लगता है वही जो है उनको, उसका भी बहुत पुण्य भी लगता है उनको कि उनकी हेल्थ हो गई या उनने इतनी जो सक्सेस उनको अपने फील्ड में मिली है। तो ये तो कुछ घर वालों में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए या वो एक अच्छी चीज़ है, वो कर रहे हैं, उनका खुद का डिसीजन है, तो हम तो उन्हें सपोर्ट ही करते हैं इसमें जी। और कोई आपकी जो विशेष हो योजना कि हम कैसे इसको और विस्तार करें, कुछ क्या नए चीज़ें लेके आए, दादाजी से अलग हटके भी कुछ लेके आ सकती हैं आप अफसरों के क्षेत्र में, या क्या राजनेताओं की तरफ भी रुझान है कि नहीं केवल अफसरों से बात करना? अभी तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ, अभी मुझे 1 ही साल हुआ है, मतलब अच्छे से ये जो सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट करी है ऑफिसर्स की, तो अभी तो आगे जाके हाँ उनके लिए भी कुछ उनका भी करेंगे, बट अभी तो मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे ही फोकस कर रही हूँ। गवर्नेंस की जो न्यूज़ है उसी पे मेरा भी फोकस है। अभी क्या पर डे हिट है इस पर .com? 1 करोड़ हिट है पर डे। हाँ, तो मैंने कहा ना, रीच इसकी इतनी ज़्यादा है। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कुछ ऑफिसर्स ने मुझे बोला फ़ोन पे, जब मैं वो लोगों का मैंने कवर किया, तो उन्होंने बोला हम बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने हमें कवर किया है, बट जो इम्पैक्ट आपका हुआ कि आपने जब हमारे बारे में जो स्टोरी करी, उसके बाद हमें उन लोगों ने कॉल किया, बड़े ऑफिसर्स ने भी कॉल किया, और एक बहुत उनको रिकग्निशन उस लेवल पे मिला जहाँ वो चाह रहे थे। साख है ना। तो ऐसे अब सेंटर पे जैसे हमें सुना, जैसे उन्होंने हमें बताया कुछ लोगों ने कि आपकी जो ये आप इनिशिएटिव्स जो कवर कर रही हैं, इससे उन लोगों का ऑफिसर्स का स्पेशलाइजेशन पता चल रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, क्या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो हमारे पोस्टिंग में या सेंटर पे जो होता है उस पर काम आ रहा है। और कुछ PM एक्सेलेंस अवार्ड भी जो होते हैं उसके लिए भी इनको देखा जाता है, और उसके बेसिस पे दिए भी गए हैं बहुत सारे। तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इन ब्यूरोक्रेसी कि ऑफिसर्स को भी जब वो लोग पब्लिश होते हैं विस्पर्स पे, तो उसका उनको पता चलता है कि कुछ अलग है ये मीडिया जो है। मध्य प्रदेश की कोई स्टोरी आपकी जो चर्चित रही हो किसी ऑफिसर की? मध्य प्रदेश की भोपाल की मैंने आपको भी बताया था। हाँ, उनका बहुत अच्छा था कि स्लम फ्री कैपिटल ऑफ वो बनाएंगे। वो एक IPS है देवास में, तो उन्होंने जो डिजिटल मित्रा करके उनका था, तो उसमें उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपनी पूरी सिटीजन्स की आर्मी बना ली है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो भी, उसको सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया गया था लोगों के थ्रू। तो उसमें उन्होंने व्हाट्सएप पे लोगों को जोड़ लिया है, तो कभी कुछ भी होता है या कुछ क्राइम होता है, CCTV में कोई रिपोर्ट होता है या कुछ रिकॉर्ड होता है और कुछ क्राइम हुआ है, तो वो उसमें डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लोग ही उनको बता देते हैं कि ये बंदा आप इसको पकड़िए ऐसे करके। तो उनका एक बहुत यूनिक था। इवन उज्जैन के जो SP हैं उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उनका जो इनिशिएटिव था उसमें वो भी ओल्डरली लोगों के लिए सोच रहे थे कि उज्जैन में उन्होंने देखा होगा कि यंग बच्चे जो है चले जाते हैं छोटे शहरों को छोड़ के, तो उन्होंने एक पूरा सेल बना के रखा है, मतलब सेल बनाया है ओल्ड लोगों की सहायता करने के लिए। तो
उन्होंने भी मुझे बताया था कि जब आपका हम छापे तो मतलब उनको भी दिखा कि उनकी भी फैमिली में भी मतलब फैमिली को भी मतलब मैसेजेस आए। तो ऐसे ही है, एमपी में भी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, मैं काफ़ी कर चुकी हूँ एमपी में भी। 1 करोड़ पर डे हिट है, इतनी साख है बिस्कुट। फिर आपने मैगजीन भी शुरू की है, मैगजीन क्यों? मैंने प्रिंट मीडिया का भी महत्व है। हाँ, प्रिंट मीडिया का, और ये मैगज़ीन आज से नहीं है, ये भी तभी जब हमने स्टार्ट किया था 2007 में स्टार्ट किया था, तो ये भी हमने स्टार्ट में ही किया था। 1-2 साल में हमने मैगज़ीन भी लॉन्च कर दी थी अपनी। अच्छा। तो मैगज़ीन आज से नहीं तब से है। और प्रिंट का मैगज़ीन में जब छपते हैं तो और भी मज़ा आता है ऑफिसर्स को। वो लोग क्या सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में कभी चला जाता है दिखता नहीं, बट ये संभाल के रख सकते हैं वो लोग अपने पास। हाँ, ये रिकॉर्ड में रख लेते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया की भी अपनी एक भूमिका है। ये थी खुशी मल्होत्रा, जिनसे आप चर्चा करके समझ ही गए होंगे कि प्रतिभा क्या होती है, छुपती नहीं है, वो निखर के आएगी। और फिर जब इतनी समृद्ध विरासत हो और इतना जुनून हो और वही ईमानदारी नैतिकता के संस्कार जिसको मिले हों, स्वाभाविक ही कि ये वट वृक्ष बनेगा पत्रकारिता का। राजधानी भोपाल से एक पूरे देश और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि कैसे पत्रकारिता की विरासत आगे बढ़ रही है। क्योंकि बरसों से लोग सुरेश मेहतुरा जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ देखते हैं, नाम लेते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं। और उनकी उम्र जो है बहुत 80 से पार हो रही है, तो उसमें विरासत समृद्ध हाथों में जा रही है। ये भी एक राजधानी भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। और आगे भी हम इसी तरह की शख्सियतों से चर्चा करते रहेंगे, चाहे वो कम उम्र के हों चाहे अधिक उम्र के, लेकिन जो समाज में किसी भी क्षेत्र में सार्थक काम कर रहे हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युवा इतनी सार्थकता से लगा हुआ है, इतनी कर्मठता से, आप इसको सबको भेजिए इसको, क्योंकि युवाओं को पता चलना चाहिए जो कई बार निराश होते हैं, रोजगार के लिए निराशा में जाते हैं। तो वो कोई नहीं, आप प्रयास करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। ये प्रेरणादायी है। तो मेरा सार्थक संवाद के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सार्थक संवाद चैनल आप देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हम सार्थक संवादों का सिलसिला निरंतर आगे भी चलाते रहें। आपका सार्थक संवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमारे लिए।